हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं कमेंट क्लासेस में। आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि जो पहली क्लास आपने ली थी इस चैप्टर का टाइटल क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके बारे में अब तक हमने पढ़ते हुए ये जाना था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। हमने ये देखा कि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ आकार में परिवर्तन होता है, कोई नई वस्तु नहीं बनती, कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होता, कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, ये जरूर हमने देखा था कि कभी कभी अवस्था का परिवर्तन जरूरी नहीं है कि वो रासायनिक अभिक्रिया ही हो। जैसे कि अगर हम बर्फ को पिघला रहे थे तो पानी बन रहा था, तो वो ठोस से द्रव्य तो बन गया, लेकिन फिर भी वो भौतिक परिवर्तन ही था क्योंकि कुछ नया नहीं मिला। क्योंकि जब वो ठोस था तब भी पानी था, द्रव्य बना तब भी पानी। तो इसीलिए ये याद रखना है कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जो देखकर आपको कंफ्यूज कर सकती हैं कि क्या वो अभिक्रिया भौतिक है या रासायनिक। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे आज के इस क्लास को, जिसमें हम पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा, अब तक हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है उसको अगर हम गणितीय रूप में लिखें, जिसको समझना आसान हो, जिसको देखते ही पता चल जाए कि आखिर हुआ क्या। जैसे हम किसी सर्किट डायग्राम को बनाते हैं, तो याद होगा हमने विद्युत वाला जो चैप्टर पढ़ा था कभी अपने पास्ट में, तो उसमें हमने पढ़ा था सर्किट डायग्राम बनाते वक्त बल्ब के लिए हम एक सिंबल लगाते हैं, हम एक सेल के लिए सिंबल लगाते हैं, तार के लिए सिर्फ एक लाइन खींच देते हैं। तो इन सब तरीकों से हमें सर्किट को बनाना आसान हो जाता है। ऐसे ही किसी रासायनिक अभिक्रिया को समझने में रासायनिक समीकरण बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को बनाना। साथ ही कोशिश करेंगे कि आज ही की क्लास में हम उसे संतुलित करना भी सीख जाएं। अब सवाल उठता है कि रासायनिक समीकरण क्या है। अगर कोई टीचर आपसे पूछेगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, अच्छा बताओ बच्चों रासायनिक समीकरण क्या है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बहुत सारे अभिकारक हो सकते हैं, यानी जो अभिक्रिया करते हैं, और उत्पाद के तौर पर एक या एक से ज्यादा उत्पाद भी मिल सकता है। उसको हमें लिखना पड़ता है कि इसने इसके साथ अभिक्रिया की, तब हमें उत्पाद के तौर पर ये मिला, हमें ये डालना पड़ा। इतना सब कुछ ना लिखकर अगर हम उसे सिंबलाइज करके लिख दें, यानी कि उसको हम किसी निर्देशांक के रूप में लिख दें, तो बड़ा आसान हो जाएगा उसे समझना। तो कहता है क्या, प्रतीकों एवं सूत्रों, क्या लिखा हुआ है, प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका है रासायनिक समीकरण। ये परिभाषा आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, पेपर में आपका अगर आता है तो आप पूछे हुए सवाल का जवाब आराम से दे पाएंगे। प्रतीकों और सूत्रों के उपयोग से किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसको जब हम प्रतीकों और सूत्रों के सहयोग से दर्शाते हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा रासायनिक समीकरण। इससे रासायनिक अभिक्रिया को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। समीकरण होता क्या है, समानता का गणितीय या फिर रासायनिक कथन। तो चलिए तरीका देखते हैं कि हमें जरूरत क्यों है, हम क्यों किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो कहता है क्या कि एक तो भाई बहुत लंबा तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप लिखें कि जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, यानी उसे जलाया गया, तो उसने मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना कर दिया। समझ में आ रहा है? ये पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब एक अच्छा खासा पेज खराब होगा। उसी को हम शॉर्ट तरीके में क्या लिख सकते हैं, बड़े सेंटेंसेस से बचना है हमें। हमें कोशिश करनी है कि अपनी सारी बातें कम से कम जगह और कम से कम समय में दूसरों तक पहुंचा दें। क्यों? सबसे अच्छा तरीका तो यही है। टीचर भी आप लोगों से आपके एग्जाम में यही चाहता है कि आप बहुत बड़ा पैराग्राफ ना लिखो, आप उसको पॉइंट के फॉर्म में लिख दो। जितना पूछा हुआ है उनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दो, जिससे कि टीचर पढ़े और समझ में आ जाए, हाँ इसको नॉलेज तो है। हम कभी भी बेटा एक पेपर से आपके फ्यूचर को तो जज नहीं कर सकते, है ना। सिर्फ हम आपको ये जज कर सकते हैं कि बच्चे के पास नॉलेज है। पॉइंट वाइज लिखो, तो पैराग्राफ नहीं लिखना है। तो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने में एक हैप्टिक भी है, समझने वाले को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है, समझने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। दैट्स वाई यहां पर स्मार्ट तरीका क्या है। स्मार्ट तरीका देखो, शब्द समीकरण के रूप में लिख लो। जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना।
अब देखो एक तो है बड़े सेंटेंसेस है ना, लंबे लंबे सेंटेंसेस, ये भाई साहब उस लंबे सेंटेंसेस को पहले पढ़ रहा है फिर लिख रहा है ना, रट्टा मार रहा है। उससे अच्छा, और देखो लिखने में बहुत ज्यादा समय जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसमें एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और ये लगभग चौथी लाइन मान लो, 4 लाइनें कवर हो रही है। इसी पूरे के पूरे सेंटेंस को आप सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हो ऐसे। कौन सा प्रेफर करोगे बताओ, कौन सा प्रेफर करोगे, ए टाइप प्रेफर करोगे या बी टाइप प्रेफर करोगे? नो डाउट मुझे पता है आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखने वाले हो, बी टाइप प्रेफर करोगे, आसान है ना, लिखने में आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये याद रखना है, किसी चीज को डिस्क्रिप्टिव टाइप ना लिख कर ना, समराइज करके लिखो, शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करो। तो ये देखो बच्चा कितना हैप्पीली लिख दिया इसने, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है समीकरण के अंग। अब जब आप समीकरण बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि समीकरण के कौन कौन से अंग हैं, किस तरीके से आप समीकरण को बना सकते हो। देखो समीकरण के अंगों में है आपके पास बेटा, ध्यान से देखना, सबसे पहले आपके समीकरण को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है बेटा आपका बायां पक्ष जिसे अभिकारक कहा जाता है, उसके बाद बीच में है तीर जो ये बताता है कि आखिर उनके बीच में क्या हुआ, और फिर आता है आपका उत्पाद कि आखिर राइट हैंड साइड में क्या बना। जो भी तीर के बाईं साइड में लिखा जाता है उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में अगर जानो तो उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स, और हिंदी में जाने तो अभिकारक। कहां लिखा जाता है? बाएं पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड में। और ये ध्यान रखो कि ये जो तीर है ये दिशा को दिखाती है कि किस से क्या बन रहा है, यानी अभिकारक क्या था और उत्पाद क्या था। अगर इस तीर को बेटा उल्टा कर दिया जाए, यानी राइट साइड जो दिख रहा है उसको लेफ्ट कर दिया जाए, तो उस केस में फिर ये आपका अभिकारक बन जाएगा और ये आपका उत्पाद बन जाएगा। यानी अभिकारक और उत्पाद का निर्णय तीर करता है। तीर को देखना है और आपको जजमेंट लेनी है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में बेटा प्रोडक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये देखो, ये एक मशीन है जो प्रोडक्ट बना रही है। अब देखो रिएक्टेंट के छोटे छोटे डब्बे इसके अंदर डाले जा रहे हैं। ये डब्बे आएंगे और ये डब्बे इस मशीन में से प्रोसेस होंगे। प्रोसेस होने के बाद आपको प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं। ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट आपका वो होता है जो डाला जाता है, प्रोडक्ट वो होता है जो निकलकर मिलता है, और दिशा दिखाने का काम एरो करता है जो बताता है कि रिएक्शन में कहां से कहां क्या चीज बन रही है। अब रासायनिक समीकरण को लिखते वक्त आपको बिल्कुल यही चीज फॉलो करनी है। जो भी चीज डाली गई है यानी अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, उसको बाएं तरफ लिखना है। देखो जैसे हमने सबसे पहली जो एक्टिविटी पढ़ी थी, एक्टिविटी नंबर 1.1, उसमें हमने बच्चों मैग्नीशियम लिया था कि नहीं लिया था? लिया था। हमने कहा था उसको चलो जलाओ। हालांकि जलाना इतना आसान काम नहीं था, उसको हमें रैगमार से घिसना पड़ा था। वो सारी चीजें यहां नहीं लिखी जा रही है, पर ये तो हमने देखा कि मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन। हाँ, एक ट्विस्ट की बात है यहां पर जो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, प्लीज बने रहना है आपको। हाँ, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये एक सिंपल और आसानी से समझने वाली लाइन थी। अब इसको जब हम वर्ड्स को हटाकर फॉर्मूला लगाते हैं तो टाइम और भी बच जाता है। पहले तो स्टेटमेंट से बचे और आपने वर्ड लिखा, पहले स्टेटमेंट से बचे और आपने क्या लिखा? वर्ड लिखा। आपने स्टेटमेंट को हटाया और आपने क्या लिख दिया बच्चों? वर्ड लिखा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो हमारा टारगेट क्या है? वर्ड को हटाओ और फॉर्मूला लगाओ जिससे टाइम बचाओ। बहुत सिंपल है ना। तो वर्ड को हटाओ, फॉर्मूला लगाओ, टाइम बचाओ। तो हमने वर्ड हटाया, मैग्नीशियम को हटाया, Mg लगाया, है ना। क्या लगाया बच्चों? Mg लगाया। तो यहां पर मैग्नीशियम का सिंबॉलिक फॉर्म आ गया, यहां पर हमारा ऑक्सीजन का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, हालांकि यहां पर लिखा नहीं है, वही चीज मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना ईजी हो गया समझना कि आखिर अभिक्रिया चल क्या रही है। ये है कंसाइज्ड और शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका, सबसे बेस्ट, है ना। ओके, अब सवाल उठता है कि क्या सभी समीकरण सीधे लिख दिए जाएंगे? यहां देखो Mg था, यानी Mg रिएक्ट हुआ किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ। ऑक्सीजन के साथ इसने अभिक्रिया की और प्रोडक्ट के तौर पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर दिया इसने। ठीक है, डन। पर क्या हर बार समीकरण संतुलित होता है? अब कहोगे सर पहले यह समझा दो संतुलित अभिक्रिया होती क्या है या समीकरण होती क्या है। देखो जितने अभिकारक डले हैं बेटा
उतना ही आपको उत्पाद में वो चीज मिलना चाहिए। मैग्नीशियम बाएं साइड में 1 है ना। ऑक्सीजन जो है वो बाएं साइड में 2 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन सिर्फ आपको 1 ही मिला है दाएं साइड में। तो एक ऑक्सीजन कहां गया, उड़ गया क्या? और उड़ा भी था तो उसको प्रोडक्ट में तो मिलना चाहिए ना। मान लो अगर उड़ा भी था तो प्रोडक्ट में तो मिलना चाहिए आपको, लेकिन आपने तो यहां पर नहीं दिखाया। तो यहां हो गई एक गलती हमसे, जिसको अब हमें सुधारना है। ये था हमारे पास असंतुलित अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया, ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के अंदर बायां पक्ष यानी कि अभिकारक और दायां पक्ष यानी कि उत्पाद के अंदर उपयोग होने वाले जो तत्व हैं, या एटम्स कह सकते हो, अणु कह सकते हो, परमाणु कह सकते हो, वो अगर बराबर नहीं होंगे तो उसे हम असंतुलित अभिक्रिया कहेंगे। लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम देखो 1 है, राइट साइड में मैग्नीशियम देखो 1 है, चलो ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है? ऑक्सीजन तो हमारा लेफ्ट साइड में 2 था और राइट साइड में हमारा ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही है, तो ये तो बैलेंस नहीं है ना। तो ये असंतुलित अभिक्रिया है। अब सवाल उठता है कि किसी असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित किया क्यों जाए और कैसे किया जाए। देखो नियम क्या कहता है? नियम कहता है इस धरती पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संतुलन का नियम। वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया है ही नहीं जिस अभिक्रिया में किसी चीज का नुकसान हो जाए। वो अगर उस अभिक्रिया में इन्वॉल्व हुआ है तो आपको प्रोडक्ट के तौर पर यानी उत्पाद के तौर पर कुछ ना कुछ बनाकर जरूर देगा, चाहे वो आपके काम का हो या ना हो, पर बनेगा जरूर। क्योंकि आप उसे ऐसा नहीं बोल सकते भैया खत्म हो गया, खत्म नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें उस नियम को फॉलो करने के लिए क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा, यानी कि संतुलित करना होगा। यह हमारे पास है स्केलेटल समीकरण, यानी असंतुलित समीकरण। अभी जो आपने देखा लेफ्ट साइड में 1 मैग्नीशियम था बेटा और 2 ऑक्सीजन थे, है ना। जबकि राइट साइड में बेटा 1 मैग्नीशियम मिला और ऑक्सीजन भी 1 ही मिला। इस तरीके से लेफ्ट साइड में तो 3 एटम्स थे, 3 अणु थे, अणु नहीं परमाणु थे। यस ऑब्वियसली अणु मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ना, हाँ। और राइट हैंड साइड में आपके जो है बेटा वो 2 एटम्स हैं। तो द्रव्यमान समान नहीं है और इस तरीके से हम कहेंगे असंतुलित समीकरण वो होते हैं जो द्रव्यमान समान नहीं रखते हैं। क्लियर हो गया? और ये पता कैसे चला हमें? तुलना करने से। जब हमने तुलना की तब हमें पता चला। तो अब हम बात करेंगे बेटा हमारा बहुत ही प्यारा सा नियम, और नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी इंग्लिश में कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। यानी पूरी रासायनिक अभिक्रिया में इस्तेमाल में आने वाले सभी तत्व समान रूप से बने रहेंगे। ये बहुत जरूरी बात है। यानी जितने मैग्नीशियम बाएं साइड में थे यानी लेफ्ट हैंड साइड में थे, उतने ही मैग्नीशियम राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। जितने ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में थे, उतने ही ऑक्सीजन बेटा आपके राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। उसका कोई भी विनाश नहीं होगा, कोई नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब सबसे पहले किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको तुलना करना है, देख लेना है कि बाएं साइड और दाएं साइड बराबर है या नहीं है। अगर है तो वो पहले से संतुलित अभिक्रिया है, पहले से संतुलित अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, और जिसके लिए हम लगाएंगे यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी तुक्का मारो मेथड। और बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, समझोगे आ जाएगा समझ में। तो वही कह रहा है जितना मटेरियल हम देंगे बेटा उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये मैजिक नहीं, साइंस है, ऑब्वियस सी बात है। साइंस ये कहता है कि जितना आप डालोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? यही तो सेम आपको यहां पर क्रिसमस में आने वाले सेंटा क्लॉज भी समझा रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर वही है, बाएं साइड का मास यानी द्रव्यमान और दाएं साइड का मास यानी द्रव्यमान बराबर होगा। अरेंजमेंट अलग हो सकती है, कुछ नया बन सकता है, लेकिन भार में कोई भी अंतर नहीं आएगा। नाउ संरक्षण यानी कंजर्वेशन, किसी चीज को नष्ट ना होने देना या नष्ट होने से बचाना कंजर्वेशन कहलाता है। नियम
और जांच। चलिए अब हम एक अभिक्रिया को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक में है, पूरे आपकी बुक से बनाया गया है ये, तो आपकी बुक में सबसे पहली अभिक्रिया जो संतुलित करने के लिए आती है बेटा, वो यही आती है जो आप यहां पर देख सकते हो। देखो आपने डाला था जिंक, जिसने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की और बनाया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये हमने जो एक्टिविटी की थी बच्चों, एक्टिविटी नंबर 1.3, उसमें हमने ये पढ़ा था 1.3 में। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो बेटा चैनल पर विजिट करो और डेफिनेटली देखना चाहिए। नाउ जिंक जब अभिक्रिया करता है तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 बेटा याद रखना, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड से बनाता है जिंक सल्फेट, यानी कि अपने आप में लवण होता है, सॉल्ट होता है, और हाइड्रोजन गैस। ये पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट था ना, जिसमें हमने कहा था कि पट 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 की आवाज आती है, तो पॉप साउंड के फॉर्म में निकलेगा। अब तनु जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला था आपने, उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हाइड्रोजन था, सल्फर था, ऑक्सीजन था, और उसके बाद जिंक भी था अपने आप में जो अलग से रिएक्शन के लिए डाला। तो हमें क्या करना है ना, इन सबको तोड़ना है और इन सबको तत्वों के तौर पर लिखना है, एलिमेंट्स के तौर पर। तो देखो यहां पर आपको जिंक मिला तो जिंक लिख दिया आपने, यहां पर आपको हाइड्रोजन मिला तो हाइड्रोजन लिख दिया आपने, यहां पर सल्फर मिला तो सल्फर लिख दिया आपने, यहां पर ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन लिख दिया आपने। राइट हैंड साइड में कुछ नया मिलेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जो डाला था वही तो आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा। तो एज इट इज आपने पहले तत्व लिखे। फिर बाएं साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आप लोगों ने ये देखा कि जिंक कितना है, तो जी 1 है। राइट हैंड साइड में जिंक कितना है, जी यहां भी 1 है। क्या बात है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, डन। हाइड्रोजन की बात करो तो 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन है। वाह, ऐसे रिएक्शंस आने चाहिए पेपर में, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन जो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो। हर बच्चा यही चाहता है, पर क्या हर बार ऐसा ही होगा? नहीं, बैलेंसिंग के रूल को बस समझो और अगला केमिकल बैलेंस करेंगे। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, देखो राइट हैंड साइड में भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। LHS RHS बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, किसी भी एक्स्ट्रा बैलेंसिंग की नीड नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। हमने सारे चेक्स कर लिए, हमने सारे चेक रूल लगा लिए, और चेक रूल लगाने के बाद हमने देखा भाई सब कुछ तो बराबर है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, है ना। क्या ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है? ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, यानी द्रव्यमान का संतुलन का नियम जो है, संरक्षण का नियम जो है, उसको फॉलो करता है, जो हमने देख लिया ऑब्वियसली। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या हर बार ऐसा ही होगा? नहीं जी नहीं, हर बार तो ऐसा नहीं होगा। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जिनको हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो चैलेंज क्या है? अब हम अनुमान विधि यानी कि तुक्का मारो मेथड लगाने वाले हैं। अनुमान विधि में आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले आपको ये देखना होगा बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड चीजें और राइट हैंड साइड चीजों में क्या फर्क है, यानी एलिमेंट्स बराबर हैं या अलग अलग हैं। इसी को कहा गया है अनुमान विधि। हालांकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बेटा बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आप अगर साइंस पढ़ते हो अगली कक्षा में 11th क्लास में, तो आपको डेफिनेटली पढ़ने के लिए मिलेगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश वर्ड आप याद करते रहो, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आप शायद हो सकता है इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ोगे और आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए समझो इसे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाएं साइड में बेटा आपका था आयरन यानी लोह तत्व। उसके बाद आपने इसमें जल डाला और बनाया इसने आयरन का ऑक्साइड, यानी कि जिसे बोलते हैं Fe3O4, और बना हाइड्रोजन गैस। यहां पर अगर आप देखो तो जंग लगने की प्रक्रिया ऐसी ही कुछ होती है ना, ऐसी कुछ होती है। और आपको अगर देखो तो बैलेंस नहीं है ये। आयरन देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, क्या राइट हैंड साइड में भी 1 है? नहीं जी, 3 है, राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन देखो लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2 है, यहां पर 2 है, बैलेंस है। यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, बट यहां तो 4 आ गए, भैया डिसबैलेंस हो गया ये तो। अब आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को फॉलो करना है, केमिकल रिएक्शन आराम से बैलेंस कर पाओगे आप। स्टेप बाय स्टेप को पजल को सॉल्व करना है। पहले ये चेक करना है कि क्या
संतुलित है या असंतुलित, और जो असंतुलित है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, संतुलित वाले पर भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते करते जो संतुलित है वो असंतुलित भी हो जाता है, इसीलिए ध्यान रखना है पूरे केमिकल रिएक्शन को। नाउ सबसे पहला लॉक रूल क्या कहता है, भैया आप बॉक्स बना लो और बॉक्स बनाकर ये डालो कि क्या करना है, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं बदलना है, यानी सब कुछ बॉक्स के बाहर करना है। आयरन बॉक्स के अंदर डाल दिया, वाटर बॉक्स में डाल दिया, आयरन का ऑक्साइड बॉक्स में डाल दिया और हाइड्रोजन को बॉक्स में देंगे, मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को नहीं बदलना है, जो भी करना है वो बॉक्स के बाहर, यहां 2 लगाना पड़े, यहां 3 लगाना पड़े या यहां 3 लगाना पड़े, जो भी होगा इस बॉक्स के बाहर होगा। इसीलिए कहा जा रहा है यहां पर द लॉक्ड बॉक्स रूल, यानी एक ऐसा नियम जिसमें हम सारी चीजों को जो हमें दी गई है और जो बन रहा है बेटा उसको एक बक्से में डाल लो, अपने दिमाग में ये फीड कर लो कि हमें उसे नहीं छेड़ना, हमें उससे नहीं छेड़ना, उसके साथ करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो वही कह रहा है कि आपको बॉक्स को टच नहीं करना है, ना तो इसके सबस्क्रिप्ट को टच करना है, यानी कि जो नीचे लिखे हुए होते हैं ना ये सब, इनको नहीं टच करना है, ये सब नहीं छेड़ने आपको। पहला नियम यही कहता है द बॉक्स रूल, यानी इसको आप फिट कर दो कि ये पूरा एक है, बिल्कुल इस वाटर की तरह, जैसे हमने इसे ताले में बंद दिया, जैसे यहां पर आयरन, इसको भी हम ताले में बंद कर देते। अब हमें करना क्या है, इसके साथ में चेंज करना है। चलिए आ जाओ फिर, हमने लिया था आयरन और वाटर, इसको मिलाकर बनाया था हमने आयरन का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आप गौर से देखें बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो आयरन है वो कितने हैं, एक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक है, तो यहां पर मैंने एक लिख रखा है। राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3 है, तो यहां पर 3 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहां पर भी 2 है, तो देखो दोनों में हमने 2-2 मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद ऑक्सीजन यहां पर 1 है, यहां 4 है। सबसे ज्यादा जो अनबैलेंस है वो हमारा ऑक्सीजन ही तो है, सबसे ज्यादा अनबैलेंस। वैसे भी याद रखना है बेटा, मेटल को यानी धातु को सबसे आखिरी में बैलेंस करेंगे हम, याद रखना धातुओं को सबसे आखिरी में बैलेंस किया जाता है। तो यहां पर हमने देखा क्या कि सबसे ज्यादा अनबैलेंस कौन सा है हमारा, सबसे ज्यादा अनबैलेंस हमारा ये ऑक्सीजन है। तो अब हम ऑक्सीजन को बेटा बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाईं ओर। तो भैया सबसे भारी तत्व संतुलित करना है, सबसे भारी तत्व मतलब जो सबसे ज्यादा अनबैलेंस है ना, सबसे ज्यादा परमाणुओं वाले यौगिकों से शुरू करें, यानी ऑक्सीजन से शुरू करना है। और ऑक्सीजन में देखा आपने बाएं साइड में ऑक्सीजन कितना था, तो जी 1 था, दाएं साइड में कितना हो गया, तो जी 4 हो गया। तो इसका मतलब बाएं साइड में हमें बॉक्स रूल क्या कह रहा था, बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं करना है। तो जहां पर ऑक्सीजन था ना बेटा राइट साइड में, उसके साथ बगल में आप 4 लगा दोगे, बॉक्स के बाहर, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना। बॉक्स रूल यही बोल रहा था कि आपको बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है। तो आपने वाटर जो है उसके आगे क्या लगा दिया बेटा, 4 लगा दिया। जैसे ही वाटर 4 लगा तो वाटर के साथ सिर्फ 4 आया था, तो वाटर पूरा किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन तो बेटा अपने आप में बैलेंस था, लेकिन ऑक्सीजन को जैसे ही आपने बैलेंस किया हाइड्रोजन हो गया अनबैलेंस। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, तो बेटा इसको आप मल्टीप्लाई की तरह समझो, ब्रैकेट की तरह समझो, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन हो गए 4, हाइड्रोजन हो गए 8। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गए। देखो तो इसे करने से क्या हुआ, हमारे पास 4 लगाने से हाइड्रोजन यहां पर 8 हो गए। जैसे ही यहां पर 8 हाइड्रोजन होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड के भी हाइड्रोजन को हमें कितना बनाना पड़ेगा बेटा, 8 बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने राइट हैंड साइड में भी 4 से कर दिया गुणा। अब क्या कह रहा है कि स्टेप नंबर 4 और 5 जैसे ही हमने किया तो हमने हाइड्रोजन और आयरन को संतुलित किया। अब कैसे किया, ध्यान से देखो। तो 4 नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था, नंबर 4 से यानी 4 से मल्टीप्लाई किया था किसको, H2O को। अब इससे हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया था, हाइड्रोजन हो गए 8, ऑक्सीजन हो गए 4, ऑक्सीजन तो 4 है, हाइड्रोजन 8 है, इधर हाइड्रोजन 8 करने के लिए हमने इसको भी 4 से कर दिया मल्टीप्लाई।
क्लियर। अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका, अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका। आयरन के बारे में क्या ख्याल है? आयरन तो अभी भी बेटा हमारा 3 है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन को भी हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने ये 3 से गुणा कर दिया। अब आप नोटिस कर रहे हो मैंने जो कुछ भी किया है सब उस बॉक्स से बाहर किया है। ना तो मैंने आयरन को छेड़ा, ना मैंने वाटर को छेड़ा, ना आयरन ऑक्साइड को छेड़ा, और ना ही मैंने हाइड्रोजन को छेड़ा। जो किया उसके बगल में किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे केमिकल रिएक्शन को कर दिया बैलेंस। जो पहले हमारा केमिकल रिएक्शन था अनबैलेंस, जो यहां पर दे रखा था, अब हो गया वो बैलेंस्ड। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने बैलेंसिंग सीखी। और सबसे लास्ट में चेकिंग कि क्या बैलेंस सही हुआ या नहीं, चेक कर लेते हैं। हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो निकल के आया वो क्या निकला? 3 आयरन थे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल डाले, 1 आयरन का ऑक्साइड बना और 4 हाइड्रोजन बने। ये केमिकल रिएक्शन जो यहां पर दिख रहा है बेटा, वो हमने तैयार कर लिया है ना। और इस केमिकल रिएक्शन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि आयरन हमारा जो है वो बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, और हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है। रिएक्टेंट में अगर देखो तो आयरन 3, प्रोडक्ट में भी 3, हाइड्रोजन 8, इधर भी 8, ऑक्सीजन 4। बॉक्स को हटा दे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग चुका है। ये हमारा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि गलती बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में स्टेप ये जरूर करना है, लास्ट आखिरी चेक, जिससे आपको ये पता लग जाए कि मैंने जो किया वो सही है या नहीं। अच्छा, अब बैलेंसिंग तो हमने कर ली है ना, लेकिन क्या बैलेंसिंग करते वक्त किसी भी पदार्थ के हमने अवस्थाओं को ध्यान में दिया? नहीं देखा है ना। कौन सा पदार्थ किस अवस्था में प्रयोग किया गया था? वो ठोस था, द्रव्य था, गैस था, या फिर वो अपने आप में सॉल्यूशन था, या फिर गैस के रूप में बाहर निकल रहा था, या फिर वो अपने आप में पीपीटी बना रहा था, प्रेसिपिटेट बना रहा था। ये सारी चीजें भी हमें उसके साथ लिखनी होंगी, और उसे कहते हैं भौतिक अवस्थाओं का संकेत, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, मैटर या फिर मॉलिक्यूल। जो कुछ भी आप वहां इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, उसके भौतिक स्टेट को यानी कि उसके फिजिकल स्टेट को, अवस्था को भी दिखाओगे। और इससे फायदा क्या होगा? पूरी केमिकल रिएक्शन आंख बंद करते ही दिमाग में आ जाएगा, अच्छा सॉलिड लिया था आयरन हमने, अच्छा जी हमने सॉलिड आयरन को डाला था वाटर में, है ना, यही तो आएगा। और फिर हमारे पास मिला था ये कुछ। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। और इस तरीके से हमारा केमिकल रिएक्शन बेटा बैलेंस होता है। तो हम जो ठोस डालते हैं उसके आगे S लगाना होता है, लिक्विड डालते हैं उसके आगे L लगाना होता है ब्रैकेट में, गैस डालेंगे उसके आगे G लगाना होगा ब्रैकेट में, और एक्वस यानी कि जलीय घोल अगर होगा तो AQ लगाना होगा। पीपीटी होगा तो बेटा डाउन एरो लगाएंगे, गैस के रूप में मुक्त हो रहा होगा तो अप एरो लगाएंगे, अगर डाइल्यूटेड है यानी कि पानी मिला हुआ है तो DIL लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड यानी संतृप्त है तो CONC लगाएंगे। ये कुछ भौतिक अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, और कोशिश करो कि भौतिक अवस्थाओं के साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो। यहां पर आपको ये याद रखना है, जलीय मतलब क्या होता है? जलयुक्त या पानी से बना घोल, जिसे हम एक्वस भी कहते हैं इंग्लिश में ना। अब हमारे पास यहां पर आ जाती है विशेष परिस्थिति। अब आप देखो कि क्या बैलेंसिंग सिर्फ और सिर्फ केमिकल लैब में ही होता है? क्या हमारी बॉडी में नहीं होता? क्या प्लांट नहीं करते होंगे? क्या प्लांट के अंदर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी? पौधों के अंदर नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, तापमान, दबाव और उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। यानी अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें तापमान की जरूरत है तो उसको अभिकारक के साथ नहीं, तीर के ऊपर या नीचे लिखेंगे। अगर कोई दबाव है बेटा, जिस दबाव पर वो अभिक्रिया हो रही है उसको भी तीर के ऊपर या नीचे लिखेंगे। और साथ ही बेटा ये याद रखना, कोई उत्प्रेरक है यानी कैटलिस्ट है तो उसको भी तीर के ऊपर या नीचे लिखेंगे। आप कहोगे सर एक बार बता दो उत्प्रेरक क्या होता है?
नाम से क्या पता लग रहा है? उत्प्रेरक, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपके रिएक्शन को प्रेरित कर दे, मतलब एक्टिवेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने लगा तो शायद साइंस आपके लिए इजी हो जाएगी, आपको समझने में मजा आएगा, आप प्रेरित होंगे अगली चीजों को समझने के लिए, है ना? शायद, पता नहीं मैं कैसा पढ़ाता हूं, आई डोंट नो, लेकिन अगर मैं पढ़ा पाया तो डेफिनेटली आप प्रेरित होंगे कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो ऐसे ही उत्प्रेरक भी होता है, जब कोई रिएक्शन बहुत धीरे चलती है, उस रिएक्शन को तेज करना होता है, तो विशेष प्रकार के अणु, परमाणु, अम्ल, क्षार या फिर कुछ और डाला जाता है, उससे अभिक्रिया तेजी से होती है। और जब अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो उसमें उत्प्रेरक का रोल होता है। उत्प्रेरक बहुत कम मात्रा में डलता है बेटा, और उत्प्रेरक हर अभिक्रिया में अलग अलग यानी स्पेसिफिक होता है। अगर आपने किसी अभिक्रिया को किया और उसमें निकल की जरूरत हुई तो बेटा उस अभिक्रिया को कोबाल्ट से नहीं करवा पाओगे। मतलब विशेष प्रकार के उत्प्रेरक की ही जरूरत होती है हर अभिक्रिया में। तो अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है जिसको आप रियल लाइफ में देखते नहीं हो पर रियल लाइफ में होता है। कहता है ये अभिक्रिया होती है किसके ऊपर बेटा? पत्तों के ऊपर, ठीक है, प्लांट्स के लीव्स में। आपको पता होगा प्लांट्स के जो किचन होते हैं वो लीव्स होते हैं, यानी पत्ते होते हैं। पौधे अपना भोजन कहां बनाते हैं? पत्तों। आपको पता होगा पत्तों में पाए जाते हैं हरित लवक, जिसे क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ। ग्रीन कलर का होता है ना, क्या कहते हैं उसे? क्लोरोफिल। यस, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल से वो क्या करते हैं? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा यानी छोटे छोटे जो वात रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, उनसे लेते हैं और पानी की मदद से बनाते हैं अपना भोजन। तो पौधे कैसे बनाते हैं भोजन? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं जो कि उन्हें जड़ों से मिलता है बेटा, सनलाइट जो उन्हें धूप से मिलता है, सूरज चाचू देते हैं, और बेटा क्लोरोफिल जो पत्तों में पहले से पाया जाता है, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं और बनाते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। और उसके बाद बनती है गैस जो कि ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और बेटा वाटर रिलीज करते हैं यानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। ध्यान देना है, C6H12O6 को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है पेपर में ये पूछा जाए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा? C6H12O6। ये भी पूछा जा सकता है कि पौधों के पत्तों में क्या पाया जाता है, तो आप लिखेंगे क्लोरोफिल। स्पेलिंग याद कर लेना। और साथ ही बेटा ये भी याद रखना, क्लोरोफिल अपने आप में मैग्नीशियम से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो स्लाइड पर नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं, याद रखना। नाउ अब समीकरण को जो बनाते हैं उसका तरीका क्या है? सबसे पहले भैया हमने क्या क्या सीखा? समीकरण को बहुत बड़े स्टेटमेंट में उचड़ पुचड़ बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता है, उससे हमने उसकी वर्ड इक्वेशन बनाई, जैसे कि मैग्नीशियम वाला था। अब वो बहुत लंबी चौड़ी पैराग्राफ को हमने शॉर्ट किया और हमने उसे शब्द समीकरण में लिखा, यानी मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने उसका कंकाली रूप बनाया यानी स्केलेटल फॉर्म बनाया, जो कि अनबैलेंस्ड भी हो सकता है और बैलेंस्ड भी। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया की और बना लिया MgO। फिर हमने उसका किया बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि दोनों तरफ हमने देखा, मैग्नीशियम तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में एक था, राइट हैंड साइड में भी एक था। ऑक्सीजन मेरा एक था राइट में, लेफ्ट में दो था। अब लेफ्ट में क्योंकि दो है तो इसको भी हमें दो से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही दो से गुणा करोगे तो मैग्नीशियम दो हो गया और ऑक्सीजन भी दो, तो यहां पर भी दो से करना पड़ेगा। इस वजह से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये बनी। और ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसकी अवस्थाओं को भी लिख देंगे। भौतिक अवस्था, मैग्नीशियम को हमने स्ट्रिप के फॉर्म में लिया था, सॉलिड था। उसके बाद ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होती है तो G लगा दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा लेकिन पाउडर फॉर्म में, और साथ ही ऊष्मा मिलेगी, और ऊष्मा की कोई अवस्था नहीं होती है। इस तरीके से हमने ये सब कुछ बहुत ही आसानी से सीख लिया, किस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पहले बहुत बड़ी स्केलेटल फॉर्म स्टेटमेंट वाली फॉर्म थी, फिर हमने वर्ड इक्वेशन बनाया, फिर हमने उसकी स्केलेटल फॉर्म बनाई, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाया, और फिर हमने उसकी अवस्थाओं के साथ लिख डाला। ये एक चक्र है जिस चक्र को हमने पूरा किया। शॉर्ट में क्या कहेंगे आप इसे? SWSBI,
SWSBI, S का मतलब सेंटेंस, W का मतलब वर्ड फॉर्म, S का मतलब स्केलेटल फॉर्म, B का मतलब बैलेंस्ड फॉर्म और लास्ट में इंफॉर्मेटिव यानी कि अवस्थाओं के साथ। SWSBI, तो ये हमने पढ़ा बेटा। आगे आ जाओ, हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। उनके आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन आंसर्स को अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला कहता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट है, और उसे स्वतंत्र रूप से खुला छोड़ दिया जब जाता है तो होता क्या है, स्वतंत्र रूप से खुले रहने की वजह से वो वायु में प्रेजेंट उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से होता क्या है, बहुत सिंपल, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्रस्ट चढ़ जाता है जिसकी वजह से वो जल नहीं पाता है, तो उसे हम घिस कर जलाते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है ये सुरक्षात्मक परत है और इसे आग लगने से रोकती है। ठीक है, इसे हम सैंड पेपर से रगड़कर साफ करते हैं ताकि ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसे जला सकें। फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराओ, बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन को बेटा H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन अकेला कभी नहीं आता, ये डायटोमिक गैस है। H2 आएगा जब भी हाइड्रोजन लिखा जाएगा गैस की अवस्था में तो H2 होगा। क्लोरीन यानी Cl होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे और बनाएगा HCl। बैलेंस करने के लिए देखो ये दो पहले से था, ये दो पहले से होता है, क्योंकि ये डायटोमिक गैसेस होते हैं, हमेशा ऐसे ही बनते हैं। और राइट हैंड साइड में HCl का फॉर्मूला सिर्फ HCl होगा। बैलेंस करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड का हाइड्रोजन राइट साइड के हाइड्रोजन से मैच कर जाए, लेफ्ट हैंड साइड का Cl राइट साइड के Cl से मैच कर जाए। ऐसे ही सेम बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा BaCl2। अगर फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो 9th क्लास में केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है ना, केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाया है, वो आप देख सकते हो। 9th क्लास की बैलेंसिंग पे जाकर आप चेक कर सकते हो। देखो Ba की जो बैलेंसी होती है वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। इसको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, 1 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको एक्चुअली, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो Ba 1 हो गया और Cl जो है वो 2 हो गया, इसलिए फॉर्मूला क्या बना BaCl2। क्या बना बच्चों, BaCl2। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का +3 चार्ज होता है, याद रखने के लिए बता देता हूं मैं आपको। सल्फेट का पूरा SO4 का बेटा -2 चार्ज होता है। ये जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाता है बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी भी बैलेंसिंग करके दिखाई गई है। ऐसे ही सोडियम को जब वाटर से मिलाते हैं बेटा तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम बनाता है +1 का चार्ज बेटा, हाइड्रोक्साइड बनाता है -1 का चार्ज, और फिर बनाकर देता है ये आपको हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया। तो ये बहुत अभिक्रिया सिंपल सी है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन आता है, इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं, और बेटा साथ ही अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो सवाल है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन प्लीज, कि बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ मिलाया जाता है, यानी BaCl2 को जब Na2SO4 के साथ मिलाया जाता है तो बनाकर देता है BaSO4 + NaCl। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बेटा, क्योंकि इसका क्लोरीन इसके पास चला गया और इसका सल्फेट इसके पास चला गया, है ना, इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये आगे हम पढ़ेंगे। साथ ही आप यहां पर देखो इसके साथ AQ लिखा हुआ है, यहां पर भी AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ठोस या द्रव्य अवस्था में नहीं है, ये एक्वस फॉर्म में है, यानी इसको पानी में मिलाकर बनाया गया। यानी किसी ठोस को जब पानी में घोला जाता है तब उसका विलयन बनता है, और विलयन के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, एक्वस, AQ। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब अपने आप में यहां पर बेरियम सल्फेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है बेटा। कैसा होता है ये, व्हाइट, और ये अवक्षेप के रूप में मिलेगा, यानी PPT के फॉर्म में मिलेगा, व्हाइट PPT मिलता है आपको। ये याद रखना, बेरियम सल्फेट आपको कैसा मिलेगा, व्हाइट PPT के फॉर्म में मिलेगा। तो बेरियम क्लोराइड ने जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया की तो बनाया सोडियम क्लोराइड प्लस में बेरियम सल्फेट। बैलेंसिंग आपके सामने है,
BaCl2 को अगर आप देखो तो Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन 2 था, यहाँ 1 था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम डबल हो गया, तो सोडियम हमने देखा यहाँ डबल है ऑलरेडी। सल्फेट पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो भी आप नोटिस करो 1 है, राइट साइड का भी सल्फेट पूरा 1 है। जब आपको लगता है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कह सकते हो अणु टूटा नहीं, एज इट इज बस चेंज हुआ है, तो उस पूरे अणु को एक साथ भी आप डील कर सकते हो। जैसे मैंने बोला लेफ्ट साइड में सल्फेट 1 है और राइट साइड में भी सल्फेट आपका 1 था। ये याद रखना कि आपको उसकी अवस्था को दिखाना बहुत जरूरी है, उसके भी मार्क्स होते हैं। नाउ अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उस नियम के अनुसार आपको क्या करना होता है, बाएं साइड में जितने भी अणु या परमाणु हैं, दाएं साइड में भी उतने ही अणु या परमाणु होने चाहिए, जो कि कौन बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर कहता है संतुलित समीकरण लिखना था, मैग्नीशियम वाला याद करो, आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपको यहाँ पर ए बी सी डी ऐसा करके कुछ दिया हुआ मिलेगा और आपको बैलेंस करके ए बी सी डी की वैल्यू बतानी होगी। याद होगा हमने बैलेंस भी किया था कि जब Mg को हम O2 के साथ मिलाते हैं तो बनता है MgO। हमने देखा O2 था लेफ्ट साइड में, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, जिससे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। बाद में मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है आपके रिएक्शन में A, यहाँ पर लिया हुआ है B और यहाँ पर लिया हुआ है बेटा C, तो हमारे A की वैल्यू 2 हो गई, B कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर 1 है बेटा, और C हमारा हो गया 2, तो आंसर आ गया 2 1 2। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करके लिखना है। अब पूरे चैप्टर का यहां पर हमारे पास एक समरी निकल के आता है। आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अपना जो ये प्यारा सा फेस है हटा देता हूं, ठीक है। तो अब आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर पूरे चैप्टर का समरी है। सबसे पहले आपको कंकाली रूप में असंतुलित भी हो सकता है, संतुलित भी हो सकता है, वैसे ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको असंतुलित ही मिलेगा। इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम संतुलित करते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। फिर हमने कहा कि हम लगाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें आपके पास टोटल 7 स्टेप से हमने पूरा किया था, है ना। और लॉक बॉक्स याद रखना है, लॉक बॉक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आपके पास अणु या परमाणु है उनको नहीं बदलना है। उसके बाद हमने कहा था कि उसमें सबस्क्रिप्ट को भी नहीं बदलना है, याद रखना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन डालनी है हमेशा, ठोस के लिए S, तरल के लिए L, गैस के लिए G, जलीय विलयन के लिए AQ लगाएंगे। और जो बेटा तीर के ऊपर तापमान, दबाव या कोई उत्प्रेरक वगैरह है तो तीर के ऊपर लगाएंगे। लास्ट में आ जाता है फाइनल हैक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। ब्रह्मांड हमेशा अपना हिसाब बराबर रखता है, तो इसीलिए बेटा हमें भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। होपफुली आप लोगों ने ये सब कुछ सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में बेटा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। कुछ भी ऐसा लगे जो आपको समझ में नहीं आया है तो फ्री टू आस्क, जो पूछना है पूछो कमेंट सेक्शन के अंदर। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे भी टाइम मिलेगा, तो मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेरों सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।